से माफ़ी मांगते हुए ये कहा था कि साहब इनके यहाँ काम नहीं हो रहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये वेबसाइट खोल कर नहीं देख रहे हैं। अगर ये वेबसाइट खोल के देख लें तो इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट की, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी की 3 जगह पे जो इमारतें बन रही हैं उसकी तस्वीर इनको दिखेगी। उसके बाद ये कह दें कि इन 3 से क्या होता है, तो फिर मैं तैयार हूँ किसी भी सजा के लिए। लेकिन इन्होंने कहा कुछ काम नहीं हो रहा, एक ईंट नहीं लगी है, वेबसाइट खोली नहीं, और आज सबके सामने मैं कह रहा हूं कि ये वेबसाइट खोलना नहीं जानते। तो उन्होंने कहा अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए। मैंने कहा टेलीफोन नंबर ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप मेरे जो करीब 55,000 पिछले साल हमने दिए हैं उनको हमने ऑनलाइन कर दिया, तो अब आधार नंबर आ जाएंगे, ऑनलाइन स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो अब ये शिकायत नहीं होगी कि किसी अफसर ने मेरा फॉर्म जो था वो फाड़ दिया या नीचे दबा दिया या आपको भेजा नहीं, जिसकी शिकायतें आती हैं कभी कभी। तो अब सीधे ऑनलाइन भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो कोई खड़े होकर बोलता है कि गरीब मुसलमानों के पास कंप्यूटर्स कहाँ हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन होगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं कि जो फॉर्म भर के, कागज के फॉर्म भर के 0.8% के टारगेट पर पहुंचे, 15% उसका टारगेट है। जो रोज नौकरियों का सवाल है उसका 15% टारगेट है, हम उसमें सिर्फ 8% के टारगेट पर अभी पहुंचे हैं। और हर साल 2 दफा इसको गवर्नमेंट रिव्यू करती है, एक दफा कैबिनेट तक के जाता है, ताकि हर बात पे सवाल पूछे जाएं कि आपने कितना इस पर सर्च किया, कितना नहीं किया। जैसे इंदिरा आवास योजना है, 15% इंदिरा आवास योजना के घर माइनॉरिटीज को जाने हैं। अब उस तहरीक को जुड़ें, उसको मजबूत करें, और यकीनन अक़लियत की सभी जमातें उसमें आएँ। और आज खुशी की बात है कि ऐसी ही तस्वीर आज यहाँ भी देखने को मिली है। पूरे आलम में इस वक्त दुनिया में सवालिया निशान मुसलमानों के ताल्लुक से लगाए जा रहे हैं। और कभी कभी बदनसीबी हमारी ये है कि ऐसा लगता है कि हमसे तवक्को की जाती है कि हम सफाई पेश करें, कि हमारा उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है जिसकी एक तकलीफ और जिसकी शिकायत पूरी दुनिया में है। और हम अक्सर ये कहा करते हैं कि उस जुल्म का सबसे पहला शिकार तो हम हुए हैं और बार बार उस जुल्म का शिकार हुए हैं। लेकिन तब भी एक बात तो यकीनन मैं समझता हूँ कि उम्मीद दिलाती है, और वो ये कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे मुल्क के सामने और पूरी दुनिया के सामने खड़ा होता है ये बताने के लिए कि क्या हादसा हुआ पाकिस्तान में और किस तरह से किस मजबूरी में या किन हालात में उनको वो कदम उठाने पड़े जो उन्होंने उठाए हैं। तो उन्होंने इस बात को वाज़ेह करना अपना फ़र्ज समझते थे कि उन्होंने पहले भी किया, अब फिर कहा कि हमारी लड़ाई अगर है तो आतंकवाद से है, हमारी लड़ाई इस्लाम से नहीं है और मुसलमानों से नहीं है। और कभी कभी इसको मैं सुनता हूँ, और मैंने इसको बार बार सुना, तो अक्सर मैंने अपने आप से ये पूछा कि हमको कभी इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देने का मौका आता है हिंदुस्तान में, तो हम ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम ये कहें कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। हम मुसलमानों को आड़ में लेते हैं माइनॉरिटीज़ के, और हम ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ की लड़ाई नहीं, हम मुसलमान नहीं कह पाते। और यकीनन बहुत बड़ा कदम उठाया था यूपीए की हुकूमत ने जब स्ट्रक्चर कमेटी को बनाया गया था, और स्ट्रक्चर कमेटी को बनाया गया था इस मकसद से और इस टारगेट से कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो माशी हालात हैं उन पर आप गौर फरमाएँ, और गौर फरमाने के बाद अपनी सिफारिशात पेश करें। पहली दफ़ा हिंदुस्तान में तारिक भाई हम तो आप और साथ रहे कि हमेशा बात ये हुई कि सिर्फ मुसलमान का नाम ना लो, थोड़ा सा हट के माइनॉरिटीज़ को सबको एक साथ लेने की बात करो। लेकिन शायद उस वक्त ये महसूस हुआ कि हम जो इस लिहाज में और स्ट्रैटेजी में जो हम मुसलमान पर फोकस नहीं करते, उसकी वजह से शायद बहुत बड़ा नुकसान इतनी बड़ी अक़लियत का हो रहा है। और इसलिए अब फोकस सिर्फ अक़लियत पे किया जाए, और स्ट्रक्चर कमेटी ने अक़लियत पर ही फोकस किया, और उसकी वजह से जो उनकी सिफारिशात सामने आई हैं उनको लेकर कुछ लोगों को कभी कभी ये शिकायत होती है कि स्ट्रक्चर कमेटी आपने बिठाई मुसलमानों के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशात को अमली जामा पहनाकर आप सभी माइनॉरिटीज़ के लिए, सारी जो अक़लियत की जमातें हैं उन सब के लिए आप इनको अमली जामा पहना रहे हैं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, इल्तिजा ये है कि अच्छा काम कोई बुराई ना कर बैठे,
اور अच्छे काम का कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात को आप हमेशा ज़िंदगी में अपनी नज़र में रखकर आप काम किया करते हैं। बच्चे को समझाते हैं, तब माँ बाप से नाराज़ होते हैं, तब भाई से बहन से लड़ाई होती है, तब कभी किसी दोस्त से दूरी होती है, तब कभी एक हुजूम के सामने आपको कुछ कहना होता है, करना होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप समझते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है या अहम नहीं है, लेकिन उस वक्त हालात को देखते हुए आप खूबसूरती से पेश आने के लिए, और ताकि आपकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और तैश में ना आए और तैश के पर्दों में आपकी बात कहीं छुप ना जाए, इसलिए आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि इसकी हम किस तरकीब से और किस तरतीब से हम अपने मकसद को हम पूरा कर सकें। गोली जब आपको दी जाती है बुखार की तो कड़वी होती है, तो अक्सर उस गोली पर शुगर कोटेड पिल कहते हैं, उस पर मीठी की परत लगा कर वो गोली आपको दी जाती है ताकि आपको वो ज़्यादा कड़वी ना लगे और आसानी से आप गोली खा सकें। ये हर मुल्क की और हर सोसाइटी के, हर माशरे के ये मसाइल जब आते हैं तो उनको हल करने के लिए कभी कभी सच्चे दिल से भी कुछ ऐसी बात कहनी और करनी पड़ती है जिससे कि मकसद पूरा हो जाए। अब आपने ये बड़ी हिम्मत अफजाई की ये कहकर कि हमें जो नीयत है, हुकूमत की नीयत, उस पर हम सवालिया निशान नहीं लगा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग सियासत मजबूरी में करते ही हैं सवालिया निशान लगाकर। अगर नहीं लगाएं तो उनकी सियासत पूरी नहीं होती, तो उनको लगाना पड़ता है सवालिया निशान। लेकिन सवाल इस बात का है कि जवाब हिंदुस्तान में जो मुसलमान इस वक्त हुकूमत में हैं और जो हुकूमत से बाहर हैं, उनको सबको एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर ईमान है उनको तो ये बात माननी पड़ेगी कि सारे जवाब पार्लियामेंट में या सारे जवाब किसी इलेक्शन में नहीं देने हैं, कुछ जवाब ऊपर ही देने होंगे। और इसलिए सारा बोझ इस वक्त नहीं डाल दें, हिसाब किताब का सारा बोझ इस वक्त ना डाल दें, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको अपने दिल से ये पूछना होगा कि जो हकीकत है और जो आज हमसे हमारा फर्ज बनता है। तो हमारे साथ में जनाब M.A. फरदीन साहब जो हैदराबाद से आए हुए हैं, और इनके आने का मकसद है शायद उर्दू सहाफ़त को और उर्दू को तरगीब दे रहे हैं, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़ास मकसद है। जैसे इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है और कई किताबों से ये सहाफ़त से जुड़े हुए हैं, और इस वक्त रिसर्च के सिलसिले में ये दिल्ली आए हुए हैं। आइए इनसे थोड़ा गुफ्तगू का एक जायज़ा लें, क्या मकसद है इनका यहाँ आने का। जनाब फरदीन साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। इस वक्त आप गालिब साहब की मज़ार पर, चूँकि उर्दू से वाबस्ता हैं और गालिब साहब उर्दू से काफ़ी, चूँकि उर्दू शायरी गालिब साहब का एक मिजाज रहा है और ये रही है। बहरहाल उर्दू से वाबस्ता होने के नाते आप गालिब साहब के मज़ार पे आए हैं और गालिब साहब के ही तस्वर में इस वक्त ये मौजूद हैं यहाँ पे। आइए इनकी ख्यालात, ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, क्या है इनके जहन में इस वक्त। बहुत खूब जनाब एफजल मलिक साहब, चूँकि आप कौम सलामती के एडिटर हैं, अभी आप हैदराबाद जाकर के आए हैं, वहाँ के आपने उर्दू के माहौल को देखा है और ये अल्लाह का करम है और इत्तफाक है, ये इतना इत्तफाक है कि मैं स्कूल के ज़माने में कभी मिर्ज़ा गालिब के खतूत पे मैंने मज़ामिन लिखा था और निगार जैसे पर्चे में छपी थी वो मज़मून, और जबकि मेरा वो बचपना था, स्कूल का ज़माना था, और ये भी इतना इत्तफाक है कि आज मैं मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियत के मज़ार पर तशरीफ़ फरमा हूँ और यहाँ पे मैं उनके एक शेर से मैं आपसे मुखातिब होऊंगा कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो अहम बात यह है कि उर्दू के हवाले से मिर्ज़ा गालिब हो या कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हो, हमारी आज की नस्ल ने इन तमाम बड़ी अहम तरीन शख्सियत को समझा ही नहीं। जबकि अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनके यहाँ सिर्फ एक रविंद्रनाथ टैगोर है, हमारे पास उर्दू में कई रविंद्रनाथ टैगोर से बढ़ के बड़ी शख्सियतें हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब है, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, मुंतकी मीर है, फैज़ अहमद फैज़ है, मखदूम मोहिउद्दीन है, दाग है, जोश मलियाबादी है।
और अहम बात यह है कि उर्दू को नई नस्ल में आज की तारीख में मुतारुफ कराना है। रहा उर्दू की सहाफ़त ने उर्दू की खिदमत आज तक की है। यही वजह है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में उर्दू सहाफ़त के जरिए, उर्दू अखबारात के जरिए लोगों तक जो है उर्दू की रसाई हो रही है। मगर हमारी आज की नस्ल उर्दू से बेबहरा हो रही है। इसकी ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमें इस पर सोचना है। नई नस्ल को उर्दू के शेर व शायरी से, उर्दू की गज़लियात से उर्दू को कैसे आज की रोज़गार की ज़ुबान बनाई जाए। गालिब साहब का कौन सा गज़ल ऐसा है जो मुस्लिम माशरा के लिए एक पैगाम देता है या एक इबरत है? देखिए, गालिब की पूरी गज़ल जो है महबूब इलाही से मार्फत है, और गालिब ने अपनी पूरी गज़ल, पूरी नज़्में, पूरे मजमूए जो अपनी शायरी ज़िंदगी की है, उसमें तमाम इस्लाही पहलू है और अल्लाह से बराह रास्त मुखातिब किया है। और महबूब का मुखातिब होना अल्लाह से मुखातिब है, तो उसमें हर तरह से उनका पैगाम ही पैगाम है, और हर पैगाम में तमाम इस्लाही है, समाज की इस्लाही है, माशरे की इस्लाही है। और आपको अल्लाह सिफत ऐसे आदमी थे कि आपको आज तक लोगों ने इतना रिसर्च किया लेकिन सही नहज पे नहीं पहुंच सके कि मिर्ज़ा गालिब आखिर थे क्या और आखिर आज की तारीख में है क्या। आपकी रिसर्च पूरी दुनिया कर रही है और ना जाने कब तक ये दुनिया कायम रहेगी, कब तक आपकी रिसर्च होता रहेगा। लेकिन इतना तो है कि आपने माशरे को सुधारने के लिए, उर्दू की तरक्की के बका के लिए और महबूब इलाही की तमाम वो बातें अपने गज़लियात में, अपने तमाम नज़्में में, अपनी रुबायात में, अपने खुतूत में बड़ा बेहतरीन तरीके से इज़हार ख्याल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मिर्ज़ा गालिब के ज़िंदगी पे थोड़ी रोशनी डाली और इससे माशरे को जो फ़ायदे हैं वो उस चीज़ की तरगीब दी है आपने। शुक्रिया। आगे फिर हम गुफ्तगू में जारी रहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने लोग मुझसे मिलने आते हैं या मेरे ऑफिस से मिल करके जाते हैं, इसका एक अपने अलग अलग तासुरात हैं। और कंक्लूज़न ये है कि आपने जो सवाल किया है कि आप ये वक्त कैसा निकाल लेते हैं जबकि आपकी ज़िंदगी, आप नॉर्मल जॉब करते हैं, एक बैंकर हैं, उसके बाद NGO में सोशल काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। देखिए, इंसान कुदरत जो है इंसान को इस दुनिया में पैदा किया कई एक मकसद के तहत, और अहम मकसद कुदरत का यही है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि जब हम दुनिया में आपको पैदा करके भेजे हैं तो आपसे कई काम लेना है और आपको कई काम अंजाम देना है। और अल्लाह की इबादत भी एक लाजमी चीज़ है। हुजूर ने अपनी सुन्नत के लिए ये कहा कि इंसानियत के लिए काम करो, और जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस भी याद आता है और उनके तमाम पैगाम भी पूरी दुनिया, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए यह है कि इंसानियत को जिस कदर काम की जाए वो कम होगा। तो हर इंसान फितरतन जो है सोशल वर्कर होता है, और यह है कि जब कभी उसे मौका मिलता है सोशल वर्क की तरफ अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। अब इत्तफाक ये देखिए कि मैं ज़िंदगी में बचपन से जो है मेरी फितरत में एक दूसरे के काम आने की जज्बा था। तो प्रेस के लाइन के प्रेस में, मीडिया में छपने छपाने का शौक़ था। तो इस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कभी भी समाज में जो मसाइल पैदा हुए उसके ऊपर मैंने अगर कुछ नहीं किया तो लिखने का काम किया और उस मसाइल को उजागर किया, ख्वाह वो उर्दू अखबार में किसी मजमून के जरिया हो या मुनासरे के जरिया हो या हुकूमत के वक्त के जरिया हो। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं जब उर्दू का स्टूडेंट और साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन उर्दू से वाबस्तगी बहुत कम रही, लेकिन उर्दू मीडियम होने के सबब से इसके फ़ायदे मुझे मिलते रहे। और मैं कलकत्ते से चल कर के जब हैदराबाद आया, हैदराबाद जब सेटल कर गए, तो मैंने यहाँ बहुत काम किया। अब अभी के काम की रोशनी में मैं ये कहूँ कि हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप जो हुकूमत हिंद का है, हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत जो दे रही है, अब मैं बैंक में हूँ और हुकूमत हिंद रियासती हुकूमत ने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए LKG से लेकर के या KG से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ये कंपलसरी कर दिया है कि बच्चों का अकाउंट्स होना ज़रूरी है। अब हमारे अक़लियत में, मुसलमानों में ख़ासकर अकाउंट्स खोलने का रुझान ही नहीं है। और मैं एक बैंकर की हैसियत से मैं ये देखा कि ये फील्ड सोशल काम करने के लिए बहुत बेहतर है। हमारी एक सोसाइटी, उर्दू माँ सोसाइटी पर फीस है, और उसी जज्बे के तहत मैं चूँकि काफ़ी लोगों तक रीच करता हूँ, पहुँचता हूँ, और यही वजह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय की हैसियत से आंध्र प्रदेश में कम से कम 6 से 7 हज़ार अकाउंट मैंने ऐसे गरीब बच्चों का भी खोला है जो पैसे रखते हैं, जो पैसे नहीं रखते हैं, कुछ NGOs के जरिए भी खुलवाए हैं।
تو یہ دیکھیے کہ یہ اکاؤنٹ کھلنے کے بعد حکومت آندھرا پردیش اور حکومت ہند کے جو اسکالرشپ کے فائدے آئے ہیں لاکھوں لاکھ روپے میں ان بچوں کو ملا ہے. تو یہ میرا ایک سیٹسفیکشن ہے. میں جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہوں اس شعبے میں کام کرتے ہوئے بھی میں اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھتے ہوئے تعلیم میں جو بچے ہمارے زیر تعلیم بورڈنگ میں بھی ہے اسکول میں بھی ہیں ان کی فرسٹ لینگویج کو میں نے اردو پریفر کر کے رکھا ہے. اردو چونکہ ہماری زندگی کے اور تہذیب و تمدن کے لیے بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام دوست احباب میں اردو کے لیے سیمینار سمپوزیم اردو کے تمام بڑے شعراء کرام کے نام پہ خواہ وہ سر سید احمد خان کی تعلیمی بیداری ہو یا اس کی یونیورسٹی پر ان کی خدمات ہو یا مولانا حالی کی بات ہو یا پھر جن لوگوں نے قوم کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال جیسے مثال شخصیت رکھتے ہیں. اور اسی بہانے میں آپ کو یہ کہوں کہ اے پی جے عبدالکلام صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی جب ہماری پیاری والدہ جو مرحوم رہ چکی ہیں انہوں نے اگنی میزائل کے موقع پہ اے پی جے عبدالکلام کی شخصیت کو اس بنیاد سے تہنیت پیش کی تھی کہ یہ ایک ایسا قوم و ملت اور ملک کا ہونہار سائنسداں ہے جس نے اگنی میزائل بنایا. اور آخر میں اے پی جے عبدالکلام کی شخصیت اس زمانے میں میرے نام میں خط لکھا تھے اور میں 17 سال کے بعد جب وہ اس خط کے ذریعہ اے پی جے عبدالکلام صاحب سے ملنے کی خواہش تھی تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ شخص کون ہے جسے میں دیکھنا چاہوں. تو خط کی روشنی میں وہ شخص جو ہے اپنے آخری عہدے کے آخری مرحلے میں حیدرآباد میں آ کر کے 25 منٹ ہماری پوری فیملی سے ملے اور مل کر کے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی اس والدہ کا جب میں نے آپ کی والدہ مجھے جب دعائیں دی تھی تو میں یہ اعلیٰ مقام حاصل کیا ہوں. میں اپنی طرف سے آپ کے بچوں کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بیٹی ایمن فاطمہ کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اسپیس سائنس پہ کام کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ممکن ہے کہ آپ کے روشن مستقبل ہوں گے. بڑی خوشی کی بات ہے آپ ایک سماج کے ایک اچھے کارکن تو ثابت ہوئے ہی ساتھ میں مجھے ابھی اندازہ لگا ہے کہ آپ ایک صحافی بھی ہیں اور صحافی بھی ایسے جو زبان آج لوگ جو خاص کے جس معاشرے کی اردو زبان کہی جاتی ہے آج وہ زبان بالکل نارتھ انڈیا میں تو قریب قریب اس کو ختم کرنے کے ہی ختم ہونے کے ہی کاغار پہ ہے لیکن ایسی زبان سے تعلق آپ رکھتے ہیں اور اس زبان کو خاص کر زندہ رکھنے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ قابل تعریف ہے. اور پھر اردو صحافت سے جڑا رہنا بنا کسی پروفٹ بنا کسی اس کے لالچ کے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو اردو کے لیے آپ جگہ جگہ گھوم کے کام کر رہے ہیں اس پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کے جیسا کاش اور بھی لوگ کے ذہن میں اس طرح کی بات اگر آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کہیں مر نہیں سکتی اور اردو میں پھر لوگ اردو جہاں زندہ رہے گی تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہو سکتا ہے مل سکتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں کہ اردو سے خاص کر لوگ کٹتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کیا ہے اس میں؟ نہیں اہم وجہ یہ ہے ملک صاحب کہ دیکھیے اردو کی تاثرات اردو تو یہ بڑھنے والی زبان نہیں ہے. ڈاک دہلی نے صحیح کہا تھا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. بے شک ہماری زبان کی ہے. اور جناب فرزین صاحب اس وقت آپ دلی میں قیام پذیر ہیں اور آپ ایک امپلائی ہونے کے باوجود پھر آپ کا سماج کی سیوا کرنے کی جو آپ کے اندر میں ایک خواہش ہے اور آپ جو سماج کی سیوا کرنے میں آپ گامزن ہیں تو اس میں کیا آپ کا انٹرسٹ ہے؟ یہ بڑا عجیب سا ایک لگتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ آپ نے امپلائی ہونے کے باوجود سرکاری ملازم ہونے کے باوجود پھر آپ کو اتنا وقت کیسے ملتا ہے جو تمام لوگوں کو جوڑ کر کے چلتے ہیں. یہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا ایک کریڈٹ رکھتا ہے. بتائیں تھوڑا اردو کے بارے میں آپ سے. جی ملک صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ اردو مری نہیں ہے. اردو کئی ریاستوں سے کٹتی جا رہی ہے
اردو کئی ریاستوں میں جڑتی جا رہی ہے۔ آج کی تاریخ میں یہ سچ ہے کہ اردو جو ہے حیدرآباد کی راجدھانی بن گئی ہے، کبھی جو دلی ہوا کرتی تھی، لیکن آج جو ہے اردو حیدرآباد کی راجدھانی ہے، اور اردو کے 5 اخبارات جو ہے بہت شاندار طریقے سے جو ہے کام کر رہے ہیں، اور اس کی سرکولیشن کو آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ ہر اردو اخبار جو ہے نمبر 1 کے دعوے دار ہیں، اور منصف تو 65,000 اور 85,000 کے درمیان میں ہر روز نکلتی ہے، جبکہ سیاست 75,000 ہے، اور اعتماد بھی 50 اور 60 کے بیچ میں ہے۔ راشٹریہ سہارا بھی اسی درمیان میں ہے، رہنما دکن بھی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اردو کے ریڈرشپ حیدرآباد نے دے رکھا ہے، اور اردو اکیڈمی کے پاس وہاں بجٹ بھی خاطر خواہ ہے، 36 کروڑ کا بجٹ، جبکہ سارے ہندوستان میں اردو اکیڈمی کا اتنی بجٹ ہی نہیں۔ میں بالکل اردو صحافت سے متفق ہوں آپ کی باتوں سے، لیکن وجہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ آپ، چونکہ آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، عزیز برنی جیسی شخصیت پر آپ کتاب لکھنے جا رہے ہیں، اردو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جہاں سے اردو کا جنم ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اتر بھارت اس کا ذمہ دار ہے، اور پھر اتر بھارت سے ہی یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں اس کی جو ساؤتھ انڈیا کے اندر میں حیدرآباد، نظام حیدرآباد کہا جاتا ہے، آج اردو وہاں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے مضبوط کرنے کی، اور اس پہ آپ جیسے خاص کے لوگ گامزن ہیں اردو کو بڑھاوا دینے میں۔ آخر دلی میں آنے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ نے کیا سرچ کیا ہے اردو کے ختم ہونے کی وجہ؟ نہیں، اردو تو ختم ہونے کی جو وجہ آپ بتا رہے ہیں، میں اس سے اتفاق بہت نہیں کروں گا، کسی حد تک کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کارپوریٹ لیول پہ کئی اردو اخبارات آئے ہیں، اور جہاں جہاں سے اردو ختم ہو رہی ہے، اردو ختم کہیں نہیں ہے، اردو کی ریڈرشپ ہے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہ کارپوریٹ لیول پہ جو اخبارات آئے ہیں، جیسے سہارا نے بیک وقت ہندوستان کے 13 جگہ سے جو ہے اردو اخبار نکالنے کی کوشش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ریڈرشپ تک پہنچ پائیں۔ اب آپ دیکھیں انقلاب کی کوشش ہو رہی ہے جاگرن کے شکل میں، جو ایک کارپوریٹ لیول پہ آئے، کئی ریاستوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ دلی تو اپنی جگہ پہ اردو کی راجدھانی تھی، اور اسے آج کیا کرنا چاہیے اس کو بڑھنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھیے تاکہ اردو زبان گھر گھر میں ایک تہذیب، جو پہلے تہذیب تھی اردو سے تہذیب جھلکتی ہے۔ نہیں، تہذیب دیکھیے، یہ تو یورپ کا جو ہے ہمارے اوپر کئی تہذیبوں کو اس طرح سے مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے تو ہمارے پاس جو یورپین پروگرام ہے، یورپین اسٹائل میں جو ہندی پروگرام آ رہے ہیں، اس سے ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اردو کے قاری اور اردو صحافت اور اردو میں روزگار کے موقع اتنے کھل گئے ہیں کہ آپ کو جان کر تعجب ہوگا ملک صاحب کہ اردو کے ایڈیٹرز آج کی تاریخ میں 1,50,000، 1,70,000 اور 70,000 سے زائد جو ہے تنخواہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے کبھی یہ سوچا کسی زمانے میں آزادی کے بعد جن لوگوں نے اردو کی تحریک چلائی تھی، جن لوگوں کے دم سے آج اردو ہمیں میسر ہے، کبھی آپ دیکھا کہ ان لوگوں کی اتنی بڑی تنخواہ آج ہائی پروفائل میں ہمارے ایڈیٹر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی بڑی مثال اگر لینا چاہیں تو عزیز برنی ہے، جنہوں نے اردو میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور اردو کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ان کی اپنی پہچان پوری دنیا میں مانی جا رہی ہے، اور انہیں اتنے ایوارڈ دیے گئے ہیں، اور اردو اور زمین سے جڑ کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہارا کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں تو ای ٹی وی اردو کے رامو جی راؤ کو اور سہارا کے سبرتو صاحب کو ریڈ سلوٹ کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کارپوریٹ لیول پہ اردو اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ اردو کی جو خدمت کی ہے، حکومت ہند کی جو ذمہ داری تھی، ریاستی حکومت کی جو ذمہ داری تھی، ان لوگوں نے یہ ذمہ داری کر کے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اور مخدوم کا یہ شعر تھا، جب مان لیجیے کہ عزیز برنی صاحب ہو یا سبرتو رائے ہو یا پھر حیدرآباد میں پیدا ہوا، اور جب میں نے LLB پاس کیا 64 میں، تو اس کے بعد 2 سال کے لیے میں نے ایک پیپلز اسٹوڈنٹ کالج بول کے تھا، 2 سال وہاں پڑھاتے رہا۔ 1966 سے 1973 تک میں نے وکالت کی۔ 73 کے بعد میں منصف مجسٹریٹ رہا 2-3 سال کے لیے، پھر 6 سال کے لیے سب جج، اور 18 سال سیشن جج رہا۔ تو سیشن جج کے واقعات میں کئی چیزیں آتی ہیں، جس میں ایک سب سے 2-3 گھٹنائیں ایسی تھی، 2-3 واقعات ایسے تھے کہ جو میرے دماغ پر ایک اثر چھوڑ گئے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل بیڈ روم میں کیا، اور
कोई गवाह नहीं थे, लेकिन मैंने जुर्रत के साथ ये कहते हुए कि ये शौहर का काम है कि बताना चाहिए कि बीवी का इंतकाल कैसे हुआ, उसको सज़ा दी, जो सज़ा आगे के कोर्टों में भी कायम रही। और दूसरा एक था कि जिसमें एक बाप